हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज अपन डिस्कस करते हैं। आज 31 जनवरी का शिफ्ट 1 का जेईई मेन का पेपर है ये। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इकट्ठे किए गए हैं स्टूडेंट से, तो थोड़ा डाटा वगैरह में चेंजेस हो सकते हैं। जितनी अवेलेबिलिटी हुई उसके हिसाब से क्वेश्चन पेपर के आंसर हमने आप लोगों के लिए तैयार करने की कोशिश की जी। तो पहला सवाल जो इसमें है, देख रहे हैं, बहुत आसान है। वेक्टर का सवाल है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है, ए डॉट बी का स्क्वायर पूछा है। तो एक सिंपल सा रिजल्ट जो हम लोग जानते हैं सब, कि ए डॉट बी का स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का स्क्वायर कितना होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। अब ऑब्वियसली तीन क्वांटिटी आपको दे रखी है, चौथी आपसे पूछी है, ए डॉट बी अपने से पूछा है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 48, ये कितना हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 और बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 14। तो अगर हम ए डॉट बी के स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 6 इंटू 14 माइनस कितना हो जाएगा 48, सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो पहला सवाल तो हम देख रहे हैं काफ़ी आसान सा उसने दिया है हमें, और ए दिया है, बी दिया है, और हमें क्या निकालना था, ए क्रॉस बी निकालना था। तो वेक्टर का एक आसान सा सवाल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए फटाफट। सीधा सा सवाल था, 36 इसका आंसर आ गया। एक छोटा सा फॉर्मूला हमने इसमें क्या कर लिया, अप्लाई कर लिया। हम प्रूव भी करते हैं इसको कई बार, है ना, तो उससे ये आंसर अपने पास आ जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है। A bag contains 6 balls. 2 balls are drawn randomly. If both are black, then find probability that bag contain at least 5 black balls. तो देखने से पता लग रहा है प्रोबेबिलिटी का सवाल है। एक इवेंट इसमें हो चुका है। कौन सा इवेंट हो चुका है कि आपने 2 बॉल निकाली और वो आपको क्या पता लग गई, ब्लैक आ गई, है ना। तो अब प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि भाई बैग में कम से कम कितनी बॉल्स थी, एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स। तो अपन देखते हैं, ये एक तरह से इनवर्स प्रोबेबिलिटी आप बोल दीजिए, बेस बोल दीजिए, कि एक इवेंट हो चुका है। इवेंट कौन सा हो चुका है कि भाई 2 ब्लैक बॉल्स वाला इवेंट आपका हो चुका है। और प्रोबेबिलिटी किस बात की पूछी गई है, ये बताना है कि जो बॉक्स अपने पास था या बैग अपने पास था उसमें कितनी 5 बॉल्स थी, एटलीस्ट 5 ब्लैक, एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स थी। तो अब आप ये देखिए कि आपके पास 2 व्हाइट बॉल हैं, ये तो आ ही चुकी। तो बैग में क्या क्या बॉल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो अगर आप पॉसिबिलिटी को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास टोटल 6 बॉल्स हैं, है ना। तो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 ब्लैक बॉल हो, है ना, और या हो सकता है कि 3 ब्लैक बॉल हो, या हो सकता है 4 ब्लैक बॉल हो। 2 से कम तो होगी नहीं, क्योंकि आपके पास जो बॉल्स आई है वो क्या है, ये 2 ब्लैक बॉल्स तो आ ही चुकी हैं। या फिर क्या हो सकता है 5 ब्लैक बॉल हो, या फिर क्या हो सकता है 6 ब्लैक बॉल हो। तो देखिए टोटल 2 ब्लैक बॉल होंगे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं 2c2 अपॉन 6c2। 2 में से 2 ब्लैक बॉल ले ली और 6 में से 2 टोटल हो गया। टोटल ऊपर फेवरेबल, नीचे टोटल। अगला क्या हो सकता है 3c2 अपॉन 6c2। अगर आप 4 ब्लैक बॉल की बात करेंगे, बाकी तो दूसरे कलर की है, तो 4 में से 2 ब्लैक बॉल ले ली मैंने, 4c2 अपॉन 6c2। 5 की बात करेंगे तो 5c2 अपॉन 6c2। और अगर आप 6 ब्लैक बॉल की बात करेंगे बेटा तो 6c2, 6 में से 2 अपॉन 6c2। और ऊपर क्या हो जाएगा 2 ब्लैक बॉल और एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल्स, तो यही वाले 2 हो जाएंगे, या तो 5 और ये 2 6, ये फेवरेबल 2 ऊपर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा अपने पास ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा 5c2 5c2 अपॉन कितना हो जाएगा 6c2, और प्लस ये कितना हो जाएगा 6c2 अपॉन 6c2। 2 फेवरेबल केस इसके ऊपर आ गए। जब हमें क्या चाहिए थी, एटलीस्ट 5 ब्लैक, है ना, तो 5 ब्लैक हो सकती है और 6 ब्लैक हो सकती है। सिंप्लीफाई करेंगे अगर इस टर्म को, तो अपने पास ये सिंप्लीफाई करने के बाद टर्म कितनी आती है 5/7 आती है। तो अगर यही क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के हिसाब से हम चलें तो इसका जो आंसर आता है वो कितना जाता है 5/7 आ जाता है।
ठीक है, चलिए आप लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, देख लीजिए इसको अच्छे से। तो आंसर जो इसका आ रहा है वो 5/7 आ गया। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भाई आपने 2 बॉल निकाली और वो ब्लैक आ चुकी है ना, तो वो इवेंट हो चुका है, 2 ब्लैक बॉल आने का इवेंट हो चुका है। अब प्रोबेबिलिटी इस बात की बतानी है कि बेक ने कितनी बॉल कंटेंट की हो, एटलीस्ट 5 ब्लैक बॉल कंटेंट की हो। तो अपन ने केस बना लिए 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, 4 ब्लैक, 5 ब्लैक और 6 ब्लैक, और ऊपर अपन ने क्या ले लिए, 2 ब्लैक और 5 ब्लैक, 5 में से 2 ब्लैक और 6 में से 2 ब्लैक वाले केस ले लिए। चलिए ठीक है, देख लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े आगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर व्हेन 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11। अब 5 की पावर 99 इज डिवाइडेड बाय 11, तो आप समझ रहे हैं कि हमें इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करना पड़ेगा, और बाइनोमियली एक्सपेंड करके कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अब देखिए, अगर मैं इसमें से 5 अलग करूंगा तो 5 की पावर 98 बनेगा, तो 25 की पावर में कितना जाएगा, 25 की पावर में अपने पास चल जाएगा ये 49। तो 49 में भी जाऊंगा तो नहीं बनेगा, 25 की पावर 49, तो इवन 25 से 11 का मल्टीपल बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम 5 की पावर 3 को अलग कर लेते हैं। तो 5 की पावर 3 को अलग करेंगे तो कितना बनेगा, 5 की पावर 4 को अलग करता हूं मैं। तो अगर मैं 5 की पावर 4 को अलग करूं, 5 की पावर 4 को अलग करता हूं, तो ये 5 की पावर कितना बन जाएगा, 95। तो 5 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 625, और 5 की पावर 95, तो 5 की पावर 5 की पावर 95 कर दूं, 19 कर देता हूं, ठीक है। तो अब 5 की पावर 5 कितना होता है, देखिए बताइए 5 की पावर 5 कितना होता है। अगर हम 5 की पावर 5 की बात करेंगे तो 5 की पावर 5 होता है अपना 3125 की पावर कितना हो जाएगा, 19। 3125 में से किसको अलग कर लें, 1 को अलग कर लें, तो 3124 प्लस 1 की पावर कितना हो जाएगा, 19। जनरली 1 ही हम बनाते हैं, क्योंकि 1 हम बनाते हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को देखना थोड़ा सा क्या होता है, आसान। भाई आप a प्लस बी की पावर n का एक्सपेंशन देखें या 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन देखें, तो ऑब्वियसली 1 प्लस एक्स की होल पावर n का एक्सपेंशन देखना अपने लिए थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। और अगर इस टर्म को मैं ऑब्जर्व करूंगा बेटा, तो ये निश्चित तौर से किसके मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगी, 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगी, है ना, 11 के मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगी। और अब देखिए, अगर इसका एक्सपेंशन होगा तो बाकी सब टर्म में तो 11 आना ही आना है, और एक टर्म रिलीज हो जाएगी, कौन सी बेटा, 1। तो एक टर्म, बाकी सबका 11 का मल्टीपल आना है, और लास्ट में एक टर्म बच जाएगी क्या, 1। और अगर वो लास्ट में एक टर्म 1 बच जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि इस टर्म में एक टर्म बच जाएगी कितनी, लास्ट में 625। बाकी सब तो कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल आना ही आना है, और एक टर्म बच जाएगी क्या, 625। और हमें 11 से डिविजिबिलिटी चाहिए, ये नंबर 11 से बड़ा है, तो इसको कहीं ना कहीं मैं 11 से डिवाइड करके देखूंगा, और 11 से डिवाइड करके देखूंगा तो जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। तो अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करके देखूंगा और 11 से डिवाइड करके देख रहा हूं, तो रिमाइंडर जो बच रहा है वो कितना बच रहा है, 9। तो हम बोल सकते हैं कि रिमाइंडर इसके लिए कितना आएगा, 9। अब देखिए, ये चूंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है, तो हो सकता है कि ये सवाल आपके ऑप्शन दिए हुए हों 4, और हमने इसको इंटीजर में डाल दिया हो, या हो सकता है कि हम किसी क्वेश्चन के ऑप्शन दे और उसने इंटीजर में डाल दिया हो, क्योंकि बच्चों ने जैसा बताया उस हिसाब से हमने इसको बना दिया है क्वेश्चन को, है ना। तो रिमाइंडर 9 आ गया, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमने 5 की पावर 4 को अलग किया, 5 की पावर 95 अलग किया, 5 की पावर 95 को अपन ने 5 की पावर 5 की होल पावर 19 कर दिया, ये अपने 3125 हो गया, 3124 हो गया, और इसमें से 1 हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया। चलिए एक बार आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को फटाफट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट में 625 बचा बेटा, है ना, और 625 बचा अपन ने, तो 625 को हमने 11 से डिवाइड किया, तो हमें पता लग गया कि जो रिमाइंडर बच रहा है वो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दे रखा है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स का सम दे रखा है, उनका प्रोडक्ट दे रखा है, और हमें सम ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ ऑल जीपी, जो भी जीपी बनी है उनके कॉमन रेशियो का क्या निकालना है, सम निकालना है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन तो आसान सा है, कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी कम ज्यादा हो। चलिए तो जीपी में 4 टर्म हमें लेनी है, तो जीपी में 4 टर्म क्या लेते हैं, a/r³
a बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। सबसे पहले तो एक तो प्रोडक्ट दे रखा है देखो, है ना। तो अगर प्रोडक्ट हमें दे रखा है तो प्रोडक्ट क्या दे रखा है, a बाय आर क्यूब, a बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब। कितना दे रखा है प्रोडक्ट, 1296। तो ये a की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1296 हो जाएगा, आई थिंक 36 6। तो a कितना आ जाएगा मेरे पास 6, है ना। a 6 आने के बाद अगली कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सम दे रखा है। तो a बाय आर क्यूब प्लस a बाय आर प्लस ए आर प्लस ए आर क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई 126। तो 6 से तो कैंसिल कर दे तो कितना हो जाएगा 21। तो 1 बाय आर क्यूब प्लस 1 बाय आर, है ना, आर प्लस आर क्यूब कितना दे रखा है 21। अब समझे इसको, देखो अगर मैं अभी इसको आर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये कितने डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी 6। और अगर 6 डिग्री की इक्वेशन बन जाएगी, सोल्व तो अपने को ही करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करके कुछ ऐसा बना लेते हैं, 1 बाय आर क्यूब प्लस आर क्यूब, है ना, प्लस आर प्लस 1 बाय आर इक्वल्स टू कितना हो गया 21। तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या हो जाएगा बेटा, ए प्लस 1 बाई बी का होल क्यूब माइनस 3ab और कितना हो जाएगा a प्लस बी, है ना, माइनस प्लस, है ना, ये हो जाएगा r प्लस 1 बाय आर इक्वल्स टू कितना है 21। अब इस r प्लस 1 बाय को t ले लूं मैं, यही कर दूं इधर ऊपर, चलिए। तो इस अगर r प्लस 1 बाय आर को मैं t ले लूं बेटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये t क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 2t, है ना, माइनस 21 बराबर कितना हो जाएगा 0। क्यूबिक इक्वेशन है, हिट एंड टायल से इसका एक रूट देखना पड़ेगा अपने को। देखो हिट एंड टायल से क्या रूट आ रहा है इसका, हिट एंड टायल से देखो रूट क्या आ जाएगा, 1 2 3, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा देखो, तो 3 इसको करेगा ना, 27 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो एक रूट तो t माइनस 3 होगा। एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और निकालना है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर और निकालना है तो t माइनस 3 t माइनस 3 t माइनस 3 इक्वल्स टू कितना 0। क्वाड्रेटिक फैक्टर और निकालना है ना, इधर कितना लिख दें टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, तो प्लस के 3t लिख दूं और इधर कितना लिख दूं भाई, t प्लस 7 लिख दूं, माइनस 21 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन हो जाएगी t माइनस 3 इंटू टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 7। अब आप समझे बेटा इसको कि इसका तो d नेगेटिव है, तो इससे तो कोई रियल रूट आना ही नहीं है, तो केवल एक रियल रूट आएगा अपने पास t बराबर 3। तो ये r प्लस 1 बाय आर कितना हो जाएगा 3, और आप देखोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 1। तो इसी के तो दो रूट आएंगे r1 r2, मतलब कहीं ना कहीं 2 जीपी बन रही होगी, और उन 2 जीपी से अगर हम देखेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, r का सम ऑफ रूट कितना आ गया 3 आ गया सम ऑफ रूट। तो इस हिसाब से ठीक है, सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सम ऑफ रूट 3 है तो सम कितना आ जाएगा 3। देख लीजिए आप, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन, है ना। चलिए तो ठीक है, कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी दी उसने, लेकिन इतनी क्वेश्चन, चूंकि क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज आसान दिया, उसको लगा कि बच्चा देखते ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा, तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान है। अगर आप इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब समझ लें तो फिर फटाफट ही कैलकुलेशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है फाइंड नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 और 11 एंड लेस देन और इक्वल टू 2800। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये उसी तरह का सवाल है जैसा अपन सेट थ्योरी में a और b दे दिया ना, तो a यूनियन b कितना होता है, a यूनियन b कितना होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो आपको 2800 से छोटे चाहिए, है ना, 2800 से आपको क्या चाहिए, छोटे चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं वो निकाल लें जो 3 से डिविजिबल हैं, 11 से डिविजिबल हैं, और उनमें से किसको हटा दें जो किससे डिविजिबल हो रहे हैं, 33 से डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम इस हिसाब से चले तो सबसे पहले हम किसके लिए बात कर लें, 3 के लिए बात कर लें कि भाई टोटल 3 के लिए कितने हैं। तो चलो 3 के लिए देखेंगे, तो अब आप चाहे जैसे भी आप ऑब्जर्व करें, 3 के लिए हमें देखना है तो 4 डिजिट नंबर क्या होगा, 102 से लेके कहां तक जाएगा, 2799,
है ना। और अगर हम काउंट करने की कोशिश करेंगे तो ये कितने नंबर हो जाएंगे, 600 नंबर हो जाएंगे। तो 600 वो नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 3 से। ऐसे ही अगर अपन ये 3 से डिविजिबिलिटी वाले बेटा मैंने देखे ना, डिविजिबल बाय 3, तो डिविजिबल बाय 3 अगर मैं बात करूं तो डिविजिबल बाय 3 मेरे पास कितने आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं। अगर मैं डिविजिबल बाय 11 की बात करूंगा और मैं डिविजिबल बाय किसकी बात करूंगा, 33 की बात करूंगा, तीनों की बात करनी पड़ेगी मुझे। तो अगर मैं डिविजिबल बाय इसकी बात करूंगा 11 की, तो 11 से डिविजिबल वाले मेरे पास कितने आ रहे हैं, देखें 163। तो 11 से डिविजिबल वाले मेरे पास कितने आ रहे हैं, 163, और 33 से डिविजिबल वाले कितने आ जाएंगे, 54। तो अब आपको समझ में आई क्या होगा कि हमें जो निकालना है, अगर हम उस पे जाएं कि हमें आइदर 3 और 11 वाले चाहिए, तो मैं क्या करूं, दिस प्लस दिस माइनस दिस कर दूं, और क्या, इन दोनों को ऐड करके उसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, 54 को। तो अगर इन दोनों को ऐड करके मैं 54 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा 54 इन दोनों में से, तो ये जो 709 है ना, अपने पास ये फिगर आउट आ जाएगी, कौन सी, 709। तो ए यूनियन बी से रिलेटेड सवाल है, ठीक ठाक सवाल है, मॉडरेट लेवल का सवाल इसको अपन मान सकते हैं, और क्या कि भाई एक मॉडरेट सवाल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या कह रहा है, फॉर एलिप्स x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बी 0 to 2 दे रखा है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P फ्रॉम इट्स सेंटर इज 1, देन E इज इक्वल्स टू, E की वैल्यू निकालनी है। तो आपको E की वैल्यू निकालनी है, देखिए A आपको दे ही रखा है, तो आपका टारगेट है क्या करना, B निकालना है ना, B निकालना अपना टारगेट बन जाता है। चलिए देखते हैं, तो नॉर्मल लिख लें इसका, बताएं नॉर्मल क्या होगा इसका, नॉर्मल ऑफ इलिप्स कितना हो जाएगा, ax sec थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा क्या रहा है, डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P फ्रॉम इट्स सेंटर इज 1, सेंटर से डिस्टेंस 1 कह रहा है बेटा, सेंटर इलिप्स का कितना होता है 0,0, तो 0,0 की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1, तो 0,0 से इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 करूंगा तो बेटा 0 0 माइनस 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये, अंडर रूट 4 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और कितना हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स प्लस कितना बताएं, बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। चलो ये आ गया अपने पास, ठीक है। अरे वाह, अब देखो ये जो मैटर है ना, ये आपका ठीक है, ये मॉड को तो अपन ये कितना हो जाएगा, b माइनस 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4, तो 4 माइनस बी स्क्वायर ही लिख लें, क्योंकि b कहीं ना कहीं क्या है 0 से 2 है। लेकिन एक बात आप समझे, अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आप उससे निकालनी पड़ेगी आपको, इसको tan और cot में कन्वर्ट करके AMGM का यूज करके, या अगर आपको याद, चलिए याद तो अपन नहीं करते हैं, आप तो इसको वो देखिए, ये वो दिखा है, इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर थीटा को कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना, और कोसेक स्क्वायर थीटा को कितना लिखेंगे बेटा 1 प्लस cot, तो ये 4 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको याद आ रहा है इसकी वैल्यू AMGM से निकालते हैं हम लोग, याद तो आना चाहिए यार, है ना। तो AMGM से इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 4 भी आ जाएगी शायद, है ना, देखो, है ना, तो ये वो बन जाएगा होली स्क्वायर किसका 2 प्लस बी का होली स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो अंडर रूट है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू, भाई ये मैक्सिमम कब होगा, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा मिनिमम, डिनोमिनेटर मिनिमम, देन दिस क्वांटिटी इज मैक्सिमम। तो ये 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस बी आ जाएगा। सोल्व करेंगे, बी में क्वाड्रेटिक नजर आ गई, और बी में क्वाड्रेटिक नजर आ गई तो वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो निकाल भी लेते हैं, निकाल भी सकते हो आप लोग चाहें तो इससे, बस अब क्या बचा है, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दो फैक्टर होंगे बेटा बी प्लस 2 और बी माइनस 1, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, है ना, और 1 आएगी, तो ये तो लेनी ही नहीं है, बी की वैल्यू 1 आ गई।
और बी पता है बेटा, ए ऑलरेडी उसने 2 दिया है, तो एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हैं, क्या बताइए, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो √3/2 जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा, करेक्ट है, √3/2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल ठीक था, यहाँ थोड़ा सा मैक्सिमम मिनिमम के लिए आपको सोचना पड़ गया कि भाई ये मैक्सिमम और वो क्वांटिटी मैक्सिमम कब होगी, जब डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, मिनिमम, है ना। और इसको मिनिमम करने के लिए हमने tan cot में बदल के यहाँ से mgm का थोड़ा सा यूज कर लिया और उससे अपने पास ये आ गया। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार सवाल को, बड़े नेक्स्ट पे, चलिए आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। चलिए 8 में क्या है, ठीक है, दो अपने को रिलेशन दे दी, एपी का सवाल है आसान सा, A5 बराबर 2A7 दे दिया और A11 बराबर कितना दे दिया, 18। इस तरह का रिलेशन आप लोगों ने कई बार देखा होगा अपनी शीट वगैरह में भी, सब जगह सवाल मिलता है। कहीं ना कहीं दो इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उससे ए और डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। A5 मतलब कितना हो जाएगा बेटा, A+4D, और A7 मतलब कितना हो जाएगा, A+6D। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास, देखिए A+8D0 आ गया, एक रिलेशन तो ये आ गया। इसी तरह A11 दे रखा है तो इसका मतलब A+10D आ गया, और क्या ये बोलूं, और क्या, दोनों से आपका A आ जाएगा, D आ जाएगा, निकाल लीजिए A और D कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दूं तो A कितना आ जाएगा, D कितना आ जाएगा, 2D, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, माइनस 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 तो कितना, -2D इक्वल्स टू -18, डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 9, डी तो 9 आ गया भाई। ए देख लो, माइनस का 72, है ना, ए और डी अपन ने निकाल लिया। अब जो भी रिक्वायरमेंट होगी ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, कहीं ना कहीं अपना आंसर आ जाएगा। चलें, ए और डी की वैल्यू पुट करनी है अपने को, है ना, चलो ठीक है, तो ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर इस सवाल को आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये रैशनलाइजेशन करेंगे अपन, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये A10 माइनस √A11 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का D लिख दो बेटा, AD माइनस A10 माइनस A11, प्लस यहाँ पे आप बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, A11 माइनस A12 अपॉन कितना आ जाएगा, माइनस का D, है ना। ये वही सीक्वेंस बन जाएगी जिसमें फर्स्ट और लास्ट बचेगा बेटा, है ना, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं कि वही ये कैंसिल होगा ना, इससे ये कैंसिल होगा, इसमें इधर फर्स्ट बच रहा है तो इधर क्या बचेगा, लास्ट, और नीचे -D है, सारी वैल्यू आपके पास है 12। देखिए √10 मतलब 10 निकाल लेते हैं ना, चलो √10 का मतलब √10 निकालना है तो A10 निकाल लूं, और क्या, A10 कितना हो जाएगा, A+9D, A कितना है -72, 9D मतलब कितना हो जाएगा 81, तो ये कहीं ना कहीं 9 आ गया बेटा, है ना, 9 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 3। इसी तरह √18 निकालोगे तो आई थिंक वो कितना आ जाएगा, A+81 आ रहा है उसे, है ना, तो 9 आ जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, -D मतलब -9 आ गया। तो सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो जो वैल्यू है 8 हमें वो वैल्यू 8 इसकी मिल जाएगी, है ना। तो ठीक है, ये अच्छा सवाल था, एपी का सवाल था, करने लायक सवाल था, बढ़िया सवाल है, मेरे ख्याल से सभी लोगों ने किया होगा इस सवाल को, जितने भी लोगों ने आज पेपर अटेम्प्ट किया होगा कम से कम ये सवाल तो सबने कर दिया होगा, है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद फटाफट अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5 डिजिट नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग 0 2 3 4 7 9, रिपीटेशन इज अलाउड एंड अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन फाइंड द रैंक ऑफ 4 2 9 3 7 इज। डिक्शनरी ऑर्डर वाला सवाल हो गया बेटा ये। हाँ, तो केस बना बना के देखने पड़ेंगे आपको, जैसे अपन उसमें देखते हैं ना, तो केस बना बना के अपने को देखने पड़ेंगे। अच्छा, आपको इन सब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकालना है और 5 डिजिट नंबर बनाने हैं। चलिए ठीक है, तो देखिए अपने को सबसे पहले 4 की बात करनी है ना, तो 4, तो अगर 5 डिजिट नंबर में मैं सबसे पहले तो ये बात कर लूं कि भाई, क्या बात कर लूं कि भाई शुरुआत की जो डिजिट है मेरे पास, अगर 4 से छोटा बचना है तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा जिनकी स्टार्टिंग किससे होगी, 2 या 3 से होगी। तो अगर 2 और 3 से स्टार्टिंग वाले बात करूं तो कितने नंबर बनेंगे बेटा, इसके लिए तो मैं 2 लिख दूं, इसके लिए कितना लिख दूं, 6, क्योंकि रिपीटेशन क्या है, अलाउड, है ना। तो हर एक प्लेस को भरने के कितने तरीके होंगे, 6, इसको भरने के वापस कितने होंगे 6, इसको भरने के वापस कितने होंगे 6, और इसको भरने के वापस कितने होंगे 6।
तो अगर हम 2 3 वाले बात करें तो ये नंबर मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 2 × 6 की पावर कितना हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ तो 2 के बाद 4 फिक्स हो गया ना, अब अगली वो लाइन आएगी भाई 2 3 से बनने वाले सारे अपन ने छोड़ दिए। अब वो जिसके लिए पहली डिजिट कितनी हो जाएगी, 4। अब देखो पहली डिजिट 4 हो जाएगी तो फिर हमारे पास ऑप्शन है कि सेकंड प्लेस की बात कर रहे हैं अब हम, है ना। तो सेकंड प्लेस पे ये 2 है, तो पहले वो आएंगे जिनमें सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर सेकंड प्लेस पे मैं 0 ले लूं, 2 तो लूंगा नहीं क्योंकि मैं इससे छोटे की बात कर रहा हूं। तो अब इसको भरने के, इन प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए मेरे पास, 2 प्लेस मैंने भर दिए, टोटल मुझे कितने प्लेस बताना है, 5। ठीक है, तो ये प्लेस नहीं है मेरे पास, है ना। तो देखो इसको भरने के कितने, 6, इसको भरने के 6 और इसको भरने के कितने, 6। तो अगेन ये कितने आ जाएंगे मेरे पास, 6 की पावर 3। चलो आगे बढ़ता हूं। अब देखो जब मैं सेकंड प्लेस पे भी किसको फिक्स कर दूं, 2 को फिक्स कर दूं, तो अब मैं आता हूं, मुझे यहाँ पे 9 से छोटे चाहिए। तो 9 से छोटे में तो सारे आ जाएंगे बेटा, देखो, है ना। इसको प्लेस को भरने के कितने, भाई 9 से छोटे चाहिए तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके हो गए, 5 हो गए ना भाई। आप 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो और 7 ले सकते हो। और इन दोनों को भरने के फिर वही कितने बेटा, 6 × 6। तो 5 × 6 का क्या हो गया, स्क्वायर। चले ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ कि भाई इसमें तो हमने कितना फिक्स कर दिया, 4 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब यहाँ पे कितना ले आऊं मैं, 9 ले आऊं। अब तो 2 डिजिट बची। अब यहाँ पे 3 है बेटा, देखो, है ना, ये 3 है ना। तो 3 है तो यहाँ पे 0 2 आ सकते हैं। तो इसको भरने के 2 और इसको भरने के 6, तो कितने हो गए, 2 × 6, है ना। और लास्ट प्लेस कौन सा आ जाएगा, लास्ट, है ना भाई। यहाँ पे आपका 4 आ गया, ये 2 आ गया बेटा, 9 आ गया, 3 आ गया, है ना। अब ये 7 वाला लेना है, तो 7 वाले के पहले देखो क्या क्या आ जाएंगे, एक नंबर आ जाएगा जिसमें 0 होगा, एक नंबर हो जाएगा जिसमें 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और 7 को भी काउंटिंग में लेंगे ना बेटा, तो ये 5। तो बस इन सब का सम कर लो तो हमें इसकी रैंक मिल जाएगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस एंड दिस। आई थिंक दिस सम इज 3005। ये जो सम है ये कितना आ जाएगा, 3005 आ जाएगा। चलिए देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, है ना, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को देखो बेटा क्या कह रहा है। इफ f of x plus 3 to x ft upon t dt equals to a root x plus 1 f3 बराबर है 2 x greater than equal 3 then find 12f8। 12f8 की वैल्यू हमें निकालनी है ना। चलो तो वही आ गया बेटा, ये तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, लेकिन किसका इस्तेमाल हो गया, लेबनीज। देखो लेबनीज पढ़ाते वक्त हम लोग इसीलिए बार बार जोर देते हैं क्योंकि लेबनीज क्या है, हर वो सवाल में आपके बन जाएगा जहां पे आपको डिफरेंशिएशन, लिमिट के सवाल में वो लेबनीज ला सकता है, मैक्सिमम मिनिमा के सवाल में लेबनीज ला सकता है, एमओडी के सवाल में लेबनीज ला सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन को लेबनीज के साथ मिक्स कर सकता है। जहां भी dy/dx की जरूरत पड़ती है वहां सब जगह वो किसका इस्तेमाल कर सकता है, लेबनीज। मतलब उसका फेवरेट है लेबनीज, एडवांस में भी फेवरेट है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से देख लें, पढ़ लें, समझ लें, लेबनीज का इस्तेमाल वो बनाता ही बनाता है। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें बेटा तो वही डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा f'(x), है ना। अच्छा ये कितना हो गया, देखो इसका लेबनीज से होगा, तो इसमें लेबनीज से क्या होता है कि ऊपर वाली लिमिट पुट कर देते हैं बस, तो ये fx/x हो गया और इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है कितना, 1। नीचे तो कांस्टेंट है तो लिमिट पुट करके डिफरेंशिएशन यही रहना है। √x का कितना हो जाएगा, 1/2√x प्लस कितना हो जाएगा c, है ना। अब इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें बेटा, तो ये हो जाएगा dy/dx प्लस 1/x into y इक्वल्स टू 1/2√x प्लस 1। अच्छा मैं तो डिफरेंशिएट ही कर रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ पे सी वैसे ही लगा दिया, हटाओ, अभी तो इंटीग्रेट किया ही नहीं। सी हमेशा आता है तो ये पहले भी आ जाता है, देखो, है ना। चलो इसको हटा दिया, सी को अपन ने, है ना। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, है ना। चलो तो ये तो बस मजा आ गया, देखते पहचान में आ गई अपने को कौन सा है भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ही मेन चीज होती है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और वेरिएबल सेपरेबल। 90% चांसेस तो ये रहते हैं कि इन्हीं दोनों में से सवाल पूछता है, मेंस की बात करें चाहे एडवांस की हम बात करें, है ना। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सीधा सा सवाल बना दिया, है ना।
इसी में टफ जाना होता है तो क्या करता है वो पहले एक सब्स्टिट्यूशन लगाता है, उस सब्स्टिट्यूशन को लगाने के बाद या तो वेरिएबल सेपरेबल होता है या इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो वही चीज है। चलिए तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लें अपना, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें तो e की पावर 1/x dx हो जाएगा, e की पावर ln x हो जाएगा। e की पावर ln x कितना होता है x। सॉल्यूशन लिख दें बेटा, तो सॉल्यूशन कितना होगा y इंटू एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस, तो 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स इंटू dx। चलो दो तीन चीजें लगा दी। देखो यहाँ पे भी उसने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में किसका इस्तेमाल बना दिया, सब्स्टिट्यूशन का, है ना। मतलब लेबनीज भी इस्तेमाल करवा लिया और फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा किसका इस्तेमाल करवा लिया, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, x प्लस 1 को कितना ले लेंगे, टी स्क्वायर, है ना। तो x प्लस 1 को टी स्क्वायर ले लेंगे तो ये देखो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको तो y एक्स ही चलने देता हूँ, y इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा भाई x dx। तो x की जगह तो टी स्क्वायर माइनस 1 लिखूं, dx की जगह 2t dt लिखूं, ठीक है। ये 2 है ही सही मेरे पास, और देखो अंडर रूट एक्स प्लस 1 की जगह कितना हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस 1 तो टी स्क्वायर हो गया। चलो ये t भी कैंसिल, ये 2 भी कैंसिल, तो y इंटू एक्स आ गया ये, है ना। टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टी क्यू माइनस 3 अपॉन माइनस कितना हो जाएगा t प्लस कितना आ जाएगा c, ठीक है। 1/2 था अपने पास, मैंने x की जगह 2t dt लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है, करेक्ट है। अब देख लो क्या है, c निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे ही दी उसने, इसको पुट कर देते हैं ना। y इक्वल्स टू 1/x कितना हो गया, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, है ना, प्लस कितना हो जाएगा c/x हो गया। अच्छा f ऑफ 3 2 है ना, हाँ, तो ये c निकालने में काम में ले लो। देख लो अगर f ऑफ 3 2 है तो c की वैल्यू कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके निकाल लो फटाफट। f ऑफ 3 2 है तो c कितना आएगा, कितना आ रहा है देखो, f ऑफ 3 2, ठीक है। तो बस ठीक है, मेरे ख्याल से मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आंसर हमने लिखा हुआ है कि 12f8 है, तो 12f8 से कितना आ रहा है 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो f ऑफ 3 2 दे रखा है तो आपका c निकल जाएगा, आई थिंक 16/3 आ रहा है ना, और c वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर ही देंगे, और बस ठीक है। f18 निकालना है तो x की जगह कितना पुट कर देंगे, 18 पुट कर देंगे, है ना, हो जाएगा। आंसर हमने इसका लिख ही दिया है जो आ रहा है। अगर ये डाटा सही है, इस कंप्लीट डाटा के हिसाब से इसका आंसर जो आ रहा है वो आंसर कितना आ रहा है, 17 इसका आंसर आ रहा है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, दो लाइन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। चलो तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। एक जो उसने थोड़ा सा इसमें अच्छा सा वो रखा है, इजी सवाल ही मान लेते हैं इसको तो, है ना। बस यहाँ का थोड़ा सा ध्यान रखें, इसको 4 माइनस जेड को आपको कितना लिखना पड़ेगा, z माइनस 4 अपॉन कितना लिखना पड़ेगा, -1, है ना। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फॉर्मूला है अपने पास भाई। आप अगर इस लाइन को समझे तो इससे आपको वो लिखना पड़ेगा भाई। ये एक लाइन हम वो समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं एक लाइन, ये r इक्वल्स टू हम वो समझ लेते हैं ना a प्लस लैम्डा b, और एक लाइन को हम क्या समझ लेते हैं, r इक्वल्स टू कितना c प्लस म्यू d। अब आप समझते ही हो कि a मतलब कौन सा होता है, ये पॉइंट वाला वेक्टर होता है ना बेटा, और कैपिटल B मतलब डायरेक्शन वाला वेक्टर। तो a वेक्टर आपको पता लग गया कितना, i प्लस j 2j प्लस 3k, और ये पैरेलल वाला वेक्टर b पता लग गया आपको कितना हो जाएगा, 3i प्लस 0j माइनस k, ये वेक्टर पता लग गया। इसी तरह अगर आप इसको ये 3D फॉर्म में लिखा हो ना बेटा, वेक्टर फॉर्म से देख के कंपेयर कर रहे हैं अपन, तो इसका c कितना आ गया बेटा, i प्लस j प्लस 4k, i प्लस j प्लस 4k आ गया, है ना। और d कितना आ जाएगा, i प्लस j माइनस k। तो इसका तो फॉर्मूला है बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस सी डॉट b क्रॉस d अपॉन मॉड b क्रॉस d, बस डॉट आएगा ना यहाँ पे, तो निकाल लेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है ना। मेमोरी बेस्ड सवाल है बेटा, है ना, हो सकता है थोड़ा सा इसमें कम ज्यादा हो और हो,
तो जो इन्फॉर्मेशन बच्चों ने दी उसके हिसाब से बनाया हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। a माइनस सी अगर ये डाटा है तो इसके हिसाब से हमने आंसर दे दिया है आपको। जो आंसर है वो कौन सा, इसके हिसाब से 1 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला एक सवाल है, क्या है कि एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y प्लस 11 इक्वल्स टू 0 ऑन द टेंजेंट टू इट एट 3,2 is rolled up by 4 units towards and m and n are foot of perpendiculars of centers on x axis. Then area of quadrilateral by centers m and n is. डायग्राम से समझे सवाल क्या कह रहा है। एक सर्किल है, इसका सेंटर देखें बेटा, सेंटर कितना आएगा 2,3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और ठीक है, एक सर्किल है, सेंटर 2,3 है ना। चलो तो 1 2 3 1 2 3 सेंटर 2,3 ये सेंटर है ना 2,3। तो 2,3 इसका एक सेंटर एक सर्किल है यहाँ पे, है ना। ये कह रहा है कि एक सर्किल है 2,3 है ना, और इसकी 3,2 पे टेंजेंट की बात कर रहा है ना। 3,2 पे इसकी टेंजेंट की बात कर रहा है, तो 3,2 पे इसकी कोई टेंजेंट है ना। ये टेंजेंट है इसकी किस पे, 3,2 पे, है ना। अब ये जो सर्किल है रोल्ड अप बाय 4 यूनिट अपवर्ड्स, है ना। तो 4 यूनिट अपवर्ड्स ये ऊपर की तरफ जाएगा ना। तो हम ये मान के चले कि ये जो है 4 यूनिट अपवर्ड्स कहीं ना कहीं जा रहा है ना। तो ये 4 यूनिट डिस्टेंस ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, और इसके अलोंग जाएगा। तो मान लेते हैं कि 4 यूनिट अपवर्ड्स ये मूव करा और ये डिस्टेंस इसकी 4 है ना। है ना, 4 यूनिट ऊपर की तरफ गया है ये, है ना। कितने यूनिट ऊपर की तरफ गया, 4 यूनिट, ठीक है। चलो देखते हैं। अच्छा ये 2,3 इसका सेंटर है ही सही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्टेंस कितनी होगी, 3, डिस्टेंस 3 होगी ना, वाई डिस्टेंस कितनी, 3। तो ये डिस्टेंस पे कितनी होगी, 3, है ना। अच्छा ये ट्रिपेजियम बनवाना चाह रहा है इससे, देखो एक सेंटर में ले लूं C1, एक सेंटर में ले लूं C2। तो ये ट्रिपेजियम इसकी बात कर रहा है मेरे ख्याल से, है ना। ये ट्रिपेजियम बनेगा C1 C2 M और N, ये ट्रिपेजियम है ना। तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ये पूछ रहा है अपने से, ठीक है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम की मैं बात करूं तो 1/2 पैरेलल साइड्स का सम आएगा। तो पैरेलल साइड्स एक तो ये 3 होगी और ये 3 + 4 होगी, तो 3 + 7, है ना, ठीक है। अब हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं निकालनी है ना, ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं निकालनी है, ठीक है। अब ठीक है 2,3 पे देखो ये लाइन और ये लाइन कहीं ना कहीं पैरेलल है। तो अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूं तो इसका स्लोप निकल जाएगा, और इसका स्लोप तो निकाल ही सकते हैं अपन। 2,3 पे सर्किल की टेंजेंट लिख सकता हूं मैं। तो 2,3 पे सर्किल की टेंजेंट लिखोगे तो 2,3 पे सर्किल की टेंजेंट लिख लो, तो उसका स्लोप 2,3 पे इसकी टेंजेंट लिखें हैं x(x1) प्लस y, और टेंजेंट अपने को किस पे लिखनी है, 3,2 पे लिखनी है ना, 3,2 पे लिखनी है। तो x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2 x प्लस x1 माइनस 3 y प्लस y1 प्लस 11 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। सिंप्लीफाई कर लें, 3x और 2x कितना हो जाएगा, x, 2y और 3y कितना हो जाएगा, -y, माइनस के 6 माइनस के 6 माइनस के 1। तो स्लोप तो 1 आ गया बेटा इसका, है ना। 1 मतलब 45 डिग्री। तो इसका 45, तो ये एंगल भी 45 होगा भाई, ये इसके पैरेलल है, इसका स्लोप 40 एंगल 45, ये इसके पैरेलल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45, ठीक है बेटा। अब अगर ये एंगल 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, और अगर ये दोनों 45 है तो ये 4 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, 4। सवाल तो अच्छा है अगर देखा जाए तो, है ना। तो अगर ये डिस्टेंस 4 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, ये दोनों 45 हो गए ना बेटा, तो आइसोसेलिस हो गया ना। तो ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगी, सेम।
तो ये साइड भी 4 आ जाएगी और ये साइड 4 आ जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 10, 20, 20। चलो तो 1 आंसर आ जाएगा इसका, तो ठीक है। थोड़ा सा टिपिकल सी लैंग्वेज लिखी हुई है इसमें, रोल्ड अप बाय 4 यूनिट अपवर्ड्स, ठीक है, लेकिन थोड़ा हर तरह का सवाल बनाता है। देखो हर सवाल की लैंग्वेज इतनी आसान भी नहीं बनाएगा कि आप लोग समझ पाओ, एक आध जगह थोड़ा सा ऐसा लिख देता है। हालांकि ये लैंग्वेज भी हमने जो बच्चों से पूछी थी उस आधार पे जैसा बच्चों ने बताया उस हिसाब से इसको हमने लिख दिया है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े, देखना है एक बार और तो देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे देखो, ए वायर ऑफ L लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ L1 एंड L2, ठीक। From wire of length L1 a square is formed with area A1 and with wire of length L2 a circle is formed। दो बना रहा है बेटा, है ना, एक तो स्क्वायर बनाना है ना, साइड लेंथ x ले लो, और एक सर्किल बनाना है, रेडियस r ले लो, है ना। अच्छा ये तो वो बन जाएगा दो वेरिएबल वाला सवाल, है ना। लेंथ L1 इज ए सर्किल इज फॉर्म्ड विद एरिया A2 इफ 2A1 प्लस 3A2 मैक्सिमम, ठीक है। चलो तो देखो अब क्या है इस सवाल में कि लेंथ दे रखी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इसकी लेंथ, तो इसमें रिलेशन तो ये जाएगा, ये लेंथ एक तो 4x हो जाएगी, x x x और x, और सर्कमफ्रेंसेस कितनी होती है 2πr। तो देखो इन दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन आ गया, इन दोनों वेरिएबल में क्या आ गया, एक रिलेशन आ गया, है ना, ठीक है, L1 L2। हाँ तो बस ठीक है, सवाल वही है, इन दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन आ गया, आंसर ठीक है 6 आ रहा है। इन दोनों वेरिएबल में एक रिलेशन आ गया अपने पास 4x प्लस 2πr। अब आगे क्या करना है, फॉर्म्ड विद एरिया A1 एंड वायर ऑफ लेंथ L2 इज ए सर्किल इज फॉर्म्ड विद एरिया, ठीक है। तो अब देखो जो एरिया मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है, तो उसका एरिया, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वही इसमें दो वेरिएबल आ गए ना बेटा, x और r, और तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लो, एओडी का सवाल है ना, उसमें इस तरह के कई सवाल आते हैं। तो ठीक है, या तो पूरा x में कन्वर्ट कर लो या पूरा r में कन्वर्ट कर लो। तो 4x आ गया 2πr, तो 2π, सॉरी क्या कर दिया, थोड़ा सा रफ करो उसको, तो a है मेरे पास, a है, ये x स्क्वायर है, इस r की वैल्यू रिप्लेस कर दूं कितनी, l माइनस 4x अपॉन कितना 2π का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये पूरा किस में आ गया, x के टर्म में आ गया बेटा, है ना। अब पूरा x के टर्म में आ गया तो फिर ठीक है, अब मेरे ख्याल से सवाल बन गया जो आप लोग समझ सकते हैं कि इसको हम क्या करेंगे, dA अपॉन dx कितना करेंगे 0, और जैसे dA अपॉन dx 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाएगी, l की टर्म्स में आ जाएगी, x की वैल्यू किसके टर्म्स में आ जाएगी l, तो आपका r भी l की टर्म्स में आ जाएगा। तो ये दोनों एरिया, भाई ये L1 हो गया, L1 आपके पास कितना है x स्क्वायर, और L2 आपके पास कितना है पाई आर स्क्वायर, और ये x और r दोनों किसके टर्म्स में आ जाएंगे, l की टर्म्स में आ जाएंगे। रेशियो निकाल लेंगे और बस ठीक है, रेशियो निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा तो जो वैल्यू दे रखी है वो 6 आ जाएगी, जो भी वैल्यू दे रखी होगी, हो सकता है डाटा कुछ और हो यहाँ पे, तो लेकिन वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया, दो वेरिएबल दे रखे हैं, तो x और r दो वेरिएबल हैं, दोनों का सम कितना हो गया, यहाँ पे l हो गया। ये एरिया है जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज करना है अपने को, है ना। तो इसमें भी दो वेरिएबल आ गए, एक्स स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। अब ठीक है, या तो इसमें से x को एलिमिनेट कर लो या तो फिर इसमें से r को एलिमिनेट कर लो। तो मैंने r को एलिमिनेट कर लिया, तो a किसके टर्म्स में आ गया, x के टर्म्स में आ गया। dA अपॉन dx को कितना करेंगे 0, सिंप्लीफाई करते ही कितना निकल जाएगा x किसके टर्म्स में आएगा, a की तो वेरिएबल है यहाँ पे l, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं, तो l के टर्म्स में आ जाएगा। तो L1 भी L के टर्म्स में आ जाएगा और L2 भी L के टर्म्स में आ जाएगा। तो L1 अपॉन L2 का एरिया है, निकाल लेंगे। अब उसको इंटीजर टाइप बनाना था तो इसने पाई वगैरह लिख दिया है, पाई आएगा भी सही क्योंकि यहाँ पे पाई है, तो वो एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, है ना। चलो क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दे दिया और हमसे पूछा है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ a प्लस आई की होल पावर 11, है ना। ठीक है, तो a प्लस आई की होल पावर 11 हमें निकालना है। ठीक है, तो वही बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ करेंगे, क्योंकि इसमें तो देखो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा ना भाई। देखो ए बी बराबर बी ए हमेशा नहीं होता है ना। ठीक है, ये हमेशा बराबर हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट क्या दे दिया उसने, आई, तो ए आई और आई ए तो बराबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं ना। वैसे इन जनरल तो नहीं कर सकते, ए बी बी ए बराबर नहीं होते हैं तो, है ना। ये इन जनरल बराबर हो ये जरूरी नहीं है ना, बट ए प्लस आई है तो फिर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे अगर इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करूंगा तो ये होगा 11c0 a की पावर 11 प्लस 11c1 a की पावर 10 i की पावर 1। ठीक है, और कितना हो जाएगा 11c10 a i की पावर 10 प्लस 11c11 i की पावर 11। तो अब a की पावर की जरूरत पड़ने वाली है ना। ठीक है, चलो तो a निकालना है बेटा, a स्क्वायर निकाल के देखो। a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर होगा 1 0 0 0 4 और -1 और 0 12 और -3। अगेन a कितना होगा 1 0 0 0 4 और -1 0 12 और -3। a स्क्वायर निकालना है। चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 का 0, तो ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, तो 0 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 4 4, तो 0 आ जाएगा अगेन। फिर इसका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है ना, तो कितना आ जाएगा देखो 0 सेकंड रो सेकंड कॉलम है ना 0, फिर कितना आ जाएगा 16 और -12। अच्छा, तो 16 -12 अगेन 4 ही बचेगा। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करें तो 0 -4 और +3, तो -1 ही बचा। वापिस यही बन जाएगा ये तो, है ना। 0 0 से करेंगे तो 0, इसका इससे करेंगे तो कितना होगा 48 -36 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -3 आएगा। तो वापिस a स्क्वायर देखो कितना बन गया a, बस। तो अगर a स्क्वायर है तो a क्यूब भी है, a4 भी है, a5 भी है, तो ये सब तो a बन जाएंगे बेटा, है ना। ये सब तो कितने बन जाएंगे a, तो ये कितना बाहर आ जाएगा 11c0 11c1 11c2 से लेके कहां तक 11c10 तक आ जाएगा। और ये तो a ही रहेगा, प्लस कितना हो जाएगा वो i हो जाएगा। ये हो जाएगा ना बेटा बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम 2 की पावर 11 -1 इंटू a प्लस कितना हो जाएगा i, है ना। तो हमें तो ट्रेस चाहिए, है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस, है ना। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट मतलब वही ट्रेस ही चाहिए। तो ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट का सम तो ये आ जाएगा, कहाँ गया ए का क्या आ गया 1 4 और -3, और आई के डायगोनल एलिमेंट का सम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1 2 की पावर 12 -2 + 3 + 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 4096 + 1 4097। ठीक है, तो बाइनोमियली एक्सपेंड कर लिया अपन ने। ए स्क्वायर, भाई इस तरह के सवालों में पैटर्न देखना होता है, a स्क्वायर a क्यूब a4 निकाल के पैटर्न ऑब्जर्व कर लेते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं भाई इस तरह का सवाल देगा तो सारे निकलाएगा a स्क्वायर a क्यूब a4, इतना लेंथी तो नहीं देता। तो स्क्वायर या क्यूब निकालने के बाद कोई ना कोई पैटर्न फॉलो होता है, वो हमें देख के ऑब्जर्व हो जाता है ना। चलिए ठीक है, अगले सवाल पे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कितना है, साइन इनवर्स अल्फा बाय 17 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 77/36 इक्वल्स टू 0, देन फाइंड साइन इनवर्स साइन अल्फा कॉस इनवर्स कॉस अल्फा। ठीक है, ITF का सवाल है, वही दोनों तरफ साइन कॉस tan लेके जो सिंप्लीफाई होता है, ठीक उसी तरह का सवाल है। अब देख ले लेना क्या है दोनों तरफ, है ना, क्या लेना पड़ेगा भाई। देखो साइन निकालना है तो ज्यादा बेहतर क्या है कि साइन को एक तरफ रखो, है ना, और बाकियों को दूसरी तरफ भेज दो।
साइन को एक तरफ ले, दूसरे को दूसरे, तो ये हो गया भाई tan इनवर्स 76/36 माइनस cos इनवर्स 4/5। दोनों तरफ साइन ले लूं बेटा, है ना। तो अगर दोनों तरफ मैं साइन लूंगा तो देखो क्या होगा, ये तो साइन इनवर्स है α/17 हो गया ना। अब ये कितना हो जाएगा, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दूं तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस इनवर्स 4/5 हो जाएगा। साइन कॉस इनवर्स कॉस साइन इनवर्स कितना होता है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो करो इनको सिंप्लीफाई, देखते हैं क्या क्या आ गया। तो अगर मैं देखो इसको तो क्या क्या कन्वर्ट हो रहा है ये, इसको करो 77/36, तो इसको कन्वर्ट करें तो क्या करें भाई, इसका तो ठीक है α/17 आ जाएगा मेरे पास, साइन tan इनवर्स, तो इसको अगर मैं थीटा समझ लूँ, किसको, इसको tan इनवर्स 77/36 को थीटा, तो 77 ये 36 और ये थीटा ले लिया मैंने, तो 77/36, तो ये कितना हो जाएगा, a² प्लस b² से देखो 85 हो जाएगा, 85 का स्क्वायर 85। तो ये साइन इनवर्स 10 है, तो साइन tan इनवर्स से कितना आएगा भाई, देखो साइन थीटा चाहिएगा ना अब अपने को, अपन ये tan थीटा ले लिया, तो अब अपने को चाहिए साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना होगा 77/85। ठीक है, साइन है कॉस बी, तो कॉस इनवर्स तो अपना 4/5 हो ही गया, माइनस कॉस tan इनवर्स, तो इसको भी देख लें फिर, तो इसमें कॉस थीटा देख लें बस, इसमें तो क्या, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा 36/85, और ये कितना हो जाएगा साइन कॉस इनवर्स √1 माइनस 16/25। सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा आ जाएगा, कितना आ रहा है अल्फा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है अपने पास 8, है ना। अब देखो अल्फा 8 आ गया तो बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा, क्या डिफाइन करना पड़ेगा, साइन इनवर्स साइन 8 प्लस कॉस इनवर्स कॉस 8, तो ये कितना हो जाता है, ये 3π माइनस 8 होता है, और ये कितना हो जाता है 8 माइनस 2π, फाइनल आंसर कितना आ जाता है पाई, करेक्ट है। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा बेटा, देख लो एक बार फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्या है ना, देख लो फिर आगे बढ़ता है ना। चलो तो आगे बढ़े, अल्फा वैल्यू 8 आएगी, इसमें पुट करेंगे, डिफाइन कर देंगे ना, ये वो इंटरवल टू इन्वर्टेबल डिफाइन होता है ना भाई, हमने पढ़ रखा है ना, जब भी बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, देन डिफाइन अकॉर्डिंग टू इंटरवल, तो आपको इंटरवल के हिसाब से इसको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन। चलो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, चलिए ठीक है। 15 में देखो बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि b है अपने पास ln 1 माइनस एक्स, ठीक है, और px ये दे रखा है, और 0 to x t50 1 माइनस टी dt हमें निकालना है। b ln 1 माइनस एक्स दे रखा है ना, ln 1 माइनस एक्स क्या हो जाएगा एक्सपेंशन x प्लस x² 2 प्लस x³ 3, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, चलो अब इसमें क्या दे रखा है वो देखते हैं, अपने को इसको इंटीग्रेट करना है, देखो किसको इंटीग्रेट करना है, कहीं ना कहीं 0 to x t की पावर 50, ये 1 माइनस टी है, 1 माइनस टी की पावर -1 लिख दूं बेटा, तो ये t की पावर 50, इसका एक्सपेंशन तो जानते हैं अपन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, वो इनफाइनाइट जीपी बन गई, तो ये तो इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आसानी से, है ना। देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेट करके लिख दूं, चलो
तो t की पावर 50 का t की पावर 51 अपॉन 51, t की पावर 51 का 52 अपॉन 52, t की पावर कितना 53 अपॉन 53, 0 to x, 0 डालेंगे तो 0, x डालेंगे तो x, तो कितना हो गया भाई ये x की पावर 51 अपॉन 51 प्लस x की पावर 52 अपॉन 52, ये सारा हो जाएगा। अब देखो ठीक है, एक ब्रैकेट यहाँ भी लगेगा ना, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, अब समझो ना ये b दे रखा है ना और ये px दे रखा है, तो अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे देखो, तो इसको मैं कहीं ना कहीं ऐसे लिख दूं कि ये देखो ये एक्सपेंशन है, तो इसमें कहीं ना कहीं आगे x की पावर 51 अपॉन 51 भी बनेगा प्लस x की पावर 52 अपॉन 52 भी बनेगा, ये सारी टर्म भी तो बनेगी इसमें आगे जाके। तो ये टर्म मुझे चाहिए, तो इस टर्म अगर मुझे मैं कहूँ यहाँ से यहाँ तक की टर्म मुझे चाहिए, तो इसका मतलब 50 तक की टर्म इसमें से हटा दूं मैं, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या px, ये px ही तो देखो 50 तक का सम कहाँ दे रखा, px दे रखा ना, प्लस यहां से हो गया x की पावर 51 अपॉन 51 है ना, तो हमें यही तो सम चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा बेटा b माइनस पी एक्स हो जाएगा, देखो करेक्ट है, ये सम कितना होगा b माइनस पी एक्स। 3 आंसर बन रहा है, ठीक 3 आंसर बन रहा है, b माइनस पी एक्स आ जाएगा, करेक्ट है। चलिए ठीक है, मतलब आजकल देखिए कहीं से कुछ भी सवाल बना सकता है वो, है ना, ऐसा बाउंडेशन नहीं है, छोटी छोटी चीजों को भी मिक्स करके सवाल बना लेता है। चलें आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, रियल रूट्स निकालना है, ठीक है। तो ठीक है बेटा, तो ठीक है, इक्वेशन सोल्व करना है अपने को, स्क्वायर करके सोल्व करना होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक के फैक्टर होने, तो एक बार फैक्टर वेक्टर करके देख लो, इसके फैक्टर कितने होने हैं x माइनस 1 और x माइनस 3, इसके फैक्टर कितने होने हैं x माइनस 3 और x प्लस 3, इसके फैक्टर कितने हो रहे हैं 2 तो बाहर आ जाएगा, इसके फैक्टर 2x माइनस 1 और x माइनस 3 हो रहे हैं, तो एक तो बेटा x माइनस 3 कॉमन आके 0 है ना, एक तो ये 0 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा रूट x माइनस 1। अब ये तो वो लीनियर वाला सवाल बन गया, 2 बार स्क्वायर करना पड़ता है, याद आ रहा होगा, 2 बार क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, और 2 बार स्क्वायर करते ही काम खत्म। तो 2 बार स्क्वायर करना है अब अपने को, है ना, तो 2 बार स्क्वायर करने का काम क्या करना है, कर दें बस 2 बार, अब स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा और कुछ तो अल्टरनेट दिख नहीं रहा इसका। स्क्वायर करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 3 ट्वाइस इंटू कितना x माइनस 1 और x प्लस 3, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x माइनस 2, तो ये 2x उधर चला जाएगा 3, तो ये अंडर रूट x माइनस 1 और x प्लस 3, 2x तो कितना बचेगा 2x प्लस 2 बचेगा बेटा, तो माइनस के 4 हो जाएगा, तो 2 भी हटा दो तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना x माइनस 2। एक बार फिर स्क्वायर करते हैं, लेकिन देखो स्क्वायर करने का एक नियम होता है, स्क्वायर तभी किया जा सकता है जब दोनों तरफ क्वांटिटी क्या हो नॉन नेगेटिव। यहाँ तो मैंने चेक नहीं किया क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो दोनों तरफ क्वांटिटी क्या थी नॉन नेगेटिव, तो यहाँ लेकिन मैंने चेक नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं अभी लास्ट में दोबारा भी एक बार चेक करूंगा ना वैल्यू रख के, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका स्क्वायर कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 4, ये कैंसिल 6x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7/6। लेकिन देखो ये जो 2 आंसर आए ना बेटा, इनको हमें चेक करना पड़ेगा, एक तो यहाँ चेक करना पड़ेगा और एक मुझे देखना पड़ेगा कि इन वैल्यूज पे इसकी डोमेन डिफाइन होनी चाहिए, है ना, क्योंकि अंडर रूट है और अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होती है 0 0 से बड़ी होती है। तो एक तो 7/6, तो देखो 7/6 का तो यहीं पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 7/6 अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो ये क्वांटिटी नेगेटिव बन जाएगी, अगर 7/6 यहाँ पे रखूंगा तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी ये नेगेटिव और ये क्या है पॉजिटिव, तो 7/6 तो सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, ये तो यहीं पे खत्म हो गया। अब एक 3 का है तो 3 कोई दिक्कत नहीं, 3 यहाँ पे भी सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं, और 3 में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे तो 0 0 0 हो ही रहा है, ठीक है करेक्ट है, आंसर आ जाएगा x इक्वल्स टू 3। वो तो डोमेन की वजह से गड़बड़ कर जाएगा ना, यहाँ पे रख के देखेंगे तो, है ना। डोमेन भी निकाल सकते हैं, लेकिन डोमेन में क्या होता है कि अगर इनइक्वलिटी का सवाल हो ना तो डोमेन पहले निकालनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इक्वेशन का सवाल है
तो देखो क्या होता है, इक्वेशन सोल्व करते हैं तो एक या दो वैल्यू आएगी, तीन वैल्यू आएगी, तो उनको रख के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी की डोमेन में क्या होता है, पूरा एक इंटरवल कहीं ना कहीं निकल के आता है, तो उसको रख के चेक करना पॉसिबल नहीं होता। तो हम कोशिश ये करते हैं कि इनइक्वालिटी का सवाल है तो डोमेन पहले निकाल लो, फायदा दे देती है। और इक्वेशन का है तो पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाद में क्रॉस चेक करके भी हम आंसर को देख सकते हैं। चलो इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17 है ना, मॉड z कितना दे रखा है 4 c2 द लोकस ऑफ z प्लस 1 बाय z। अरे z प्लस 1 बाय z तो ठीक है, मॉड z 4 दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 4। इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट याद आते हैं आपको, 2 cos थीटा और 2 sin थीटा, है ना। अच्छा z प्लस 1 बाय z का लोकस निकालना है मुझे, है ना। तो z देखो कितना हो जाएगा मेरा, z हो जाएगा मेरा कितना, अगर z प्लस 1 बाय z का लोकस निकालना है ना मुझे, तो z हो जाएगा मेरा कितना, अरे इलिप्स बनेगा ये 2 cos थीटा प्लस 2 आयोटा sin थीटा, है ना। और ये कितना बनेगा बेटा, ये नीचे आएगा तो रेशनलाइजेशन कर लेंगे इसका, तो ऊपर आ जाएगा और क्या 2 cos थीटा माइनस 2 आयोटा sin थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 4। तो आपको याद आ रहा होगा इलिप्स आता है, इसको अपन वो ले लेते हैं x प्लस आयोटा y, है ना। इसको कुछ ले लिया ना अपन ने z प्लस, है ना। तो ये कहीं ना कहीं उसकी टर्म में आ जाएगा, cos और sin की टर्म में आ जाएगा ना, तो इसका लोकस इलिप्स से निकल जाएगा ना, ये बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ cos थीटा, और वो क्या बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा, है ना। तो x इक्वल टू आ जाएगा ना इन दोनों का सम और y इक्वल इन दोनों का सम, तो ये लोकस इलिप्स बन जाएगा एक, है ना। समझ में आ रहा है ना। जैसे x कितना आ जाएगा, x मान लो आपका आ गया कितना 2 cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, तो 2 cos थीटा प्लस 1/2 cos थीटा, टू प्लस 1/2 5/2 cos थीटा, है ना। और y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 2 cos थीटा माइनस 1/2 3/2 sin थीटा आ जाएगा ना। देखो सही लिख रहा हूं मैं, चेक कर लें एक बार। z प्लस 1 बाय z का लोकस निकालना है तो cos थीटा प्लस 2 cos थीटा 2 sin थीटा। अच्छा रुकिए, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं कैलकुलेशन में, देखो है ना। यहाँ पे हो जाएगा 16, इसका स्क्वायर किया ना मैंने तो कितना होगा 16, है ना। तो ये 4 cos थीटा और 4 sin थीटा बनेगा, है ना। 4 cos थीटा और 4 sin थीटा बनेगा। तो ये 4 cos थीटा 4 sin थीटा 4 cos थीटा 4 sin थीटा, और नीचे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बेटा, है ना। तो ये कितना बनेगा अपने पास, cos थीटा में कितना बन जाएगा 4 प्लस 1/4 17 इसको हटाई देता हूं मैं, है ना। तो देखो ये कितना बनेगा अपने पास 4 प्लस 1/4 17/4, और ये कितना बन जाएगा 4 माइनस 1/4 15/4, ठीक है। तो x बराबर तो आ जाएगा अपने पास 17/4 cos थीटा, है ना, और y कितना आ जाएगा 15/4 sin थीटा, ठीक है। तो ये वो बन जाएगा ना x स्क्वायर अपॉन साइन कोस हटाना है ना, इलिप्स आ गया ना। हाँ तो ठीक है, वो 4 पॉइंट वाला इलिप्स बन जाएगा भाई। एक तो सर्किल बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 4, है ना, ये सर्किल बनेगा, और एक इलिप्स बनेगा। तो ये 17/4 है बेटा, तो यहाँ बाहर आएगा 17/4 भाई 4 क्या आएगा यहाँ 7 भाई, ये 4,0 है, तो ये 17/4 16 से बड़ा है तो बाहर की तरफ आएगा, और ये 15/4 कहाँ चला जाएगा अंदर की तरफ चल जाएगा। तो ये जो इलिप्स बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। तो कितने पॉइंट आएंगे 1 2 3 और 4 पॉइंट आ जाएंगे। अब वो 2 पॉइंट डू नॉट इंटरसेक्ट किस हिसाब से दे रखा है, मतलब ये जो ऑप्शन बना है ना वो इस हिसाब से बना है ना कि मान लो जैसे ये पॉइंट अंदर चला जाता सर्किल के, इलिप्स कुछ ऐसा बन जाता,
तो फिर एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आता है ना। तो उस हिसाब से इसने अलग अलग बना रखे हैं कि 2 पॉइंट आएंगे, 4 पॉइंट आएंगे या एक भी पॉइंट नहीं आएगा। तो वो यहाँ देखना पड़ा अपने को, समझ में आ गया ना कि भाई क्यों देखना पड़ा कि भाई आपने जब सर्किल बनाया तो सर्किल तो आपका ये बन गया और ये 4,0 पे ही रह गया सर्किल तो, है ना। अब जब आप इलिप्स बनाएंगे तो ये 17/4 इस तरफ जाएगा ना, 4 से बड़ा होगा ना, तो वो जो इलिप्स बनेगा वो इस तरह का बन जाएगा, तो वो कट करेगा इन 4 पॉइंट पे, है ना। और ये इधर नीचे आ जाएगा, ये भी 0,4 है लेकिन 15,4 कहीं ना कहीं कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 4। तो इंटरसेक्ट एट 4 पॉइंट, इसका आंसर आ जाएगा 2। करेक्ट है, ये आंसर आ जाएगा इसका 2। चलो ये हो गया, लोकस का सवाल हो गया, जेड का आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 क्या है अपने पास, चलो 19 क्वेश्चन पे आ जाओ। 19 क्या है, 2 + 3 sin x अपॉन sin x इंटू 1 + cos x इंटू dx, ये आ गया अपने पास। चलो π/3 से कितना है, π/2 है, ठीक है। तो π/3 से π/2 है, तब तो फिर कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो क्योंकि वो π/6 वगैरह कुछ होता तब तो वो अपन प्रॉपर्टी लगा लेते a + b - x वाली, ठीक है। तो वो तो लगेगी नहीं, तो फिर तो सोल्व ही करना पड़ेगा। और सोल्व करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ब्रेक ही कर लें इसको, तो और क्या है फिर, ठीक है। तो फिर देखते हैं π/3 से कितना आ रहा है, π/2, 2 + कितना है 3 sin x है ना। क्या कर लें, इसको 1 - cos x कर लें, है ना। तो 1 - cos x कर लें तो नीचे कितना हो जाएगा अपने पास, 1 - cos स्क्वायर x, 1 - cos स्क्वायर x कितना होगा, sin³ x इंटू कितना हो जाएगा dx। अब ब्रेक करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या बनता है। तो एक तो बन रही है टर्म ये 2 है ना, π/6 से π/2, तो कितना बन जाएगा ये 2 sin³ x। 2 sin³ x का तो कितना करोगे, एक sin x को तो पर cosec x को तो 1 + cot स्क्वायर x लिख लो, इंटू sin x का कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर x इंटू कितना होगा cosec स्क्वायर x इंटू dx। एक टर्म तो ये बन जाएगी अपनी। चलो ठीक है, एक टर्म क्या बन गई बेटा, ये जब 2 इससे होगा तो -2 cos x है ना, तो ये तो हो गया, समझ में आ गया, तो इंटीग्रेबल भी हो जाएगा, cot x 1 + cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x है ना। cot x को t मानोगे तो cosec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। cot x को आप t लें तो cosec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। चलिए ठीक है, दूसरा एक सेगमेंट क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा। तो इसका देखें क्या बन रहा है, -2 cos x और sin³ x। तो cos x का तो वही cot x लिख दो और एक को कितना लिख दो cosec स्क्वायर x dx। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं बेटा, cot x को t मानेंगे तो cosec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, है ना। फिर तीसरी टर्म क्या बनेगी, 3 sin x अपॉन 3 sin स्क्वायर x। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, π/3 से π/2। भाई ये 3 sin x बनेगा तो 3 sin x बनेगा, तो अपने पास कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो 3 sin x बन जाएगा ये 3 sin स्क्वायर x, तो 3 cosec स्क्वायर x dx। तो cosec स्क्वायर x का तो कितना होता है -cot x, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म जो चौथी बनेगी अपने पास वो कितनी बन जाएगी, माइनस के cosec x cot x, cosec x cot x। तो ये भी ठीक है, ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन गया cosec x cot x, ठीक है। तो चारों इंटीग्रेबल है, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन इसकी जाने वाली है, ठीक है। एग्जैक्ट सवाल का हमें आइडिया भी नहीं है, अगर π/2 होता तो शायद वो प्रॉपर्टी 5 वगैरह कुछ लगती, π/6 होता तो π/3 से π/6 तो है नहीं, π/3 से π/2 है। तो मेरे ख्याल से फिर यही अल्टरनेट है कि हमें इसको इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लिया अपन ने, 4 इंटीग्रेशन बन गए। मैं एक और बार समझा देता हूँ, ये √1 + cot स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, क्योंकि 1/sin³ x बना, तो एक cosec x को तो ये बदल लिया और एक cosec स्क्वायर x को लिख दिया। cosec x को t मानेंगे, cosec 1 प्लस है ना, cot x को t मानेंगे तो cosec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। ये वो फॉर्मूला बन जाएगा √a² + x² वाला। दूसरा सेगमेंट -2 cos x था, तो cos अपॉन sin को cot लिख दिया और ये cosec स्क्वायर x अलग हो गया है ना।
कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो कॉट एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। तीसरे सेगमेंट में हमने कहा जब ये 3 साइन एक्स के साथ आएगा तो 3 साइन एक्स वाली टर्म में तो ये 3 कोसेक स्क्वायर एक्स बचेगा जो डायरेक्ट हो ही जाएगा, और एक साइन एक्स कोस एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स होगा तो कोस अपॉन साइन कोसेक एक्स कोट एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स भी अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा। और कैलकुलेशन करने के बाद अगर ये सवाल है, यही कैलकुलेशन है, तो इसके हिसाब से जो आंसर बन रहा है वो हमने लिखा हुआ है, ये अगर सही है तो इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो ये है 10/3 माइनस √3 प्लस हाफ log 3, है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़े फिर, इसमें तो कैलकुलेशन ही है। क्वेश्चन नंबर किस पे आता है 20 20 में देखो 19 सॉरी, है ना। 19 में क्या है, द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस विच आर पैरेलल आर गिवन बाय दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज। बिल्कुल आसान सवाल दे दिया, अगर यही सवाल है तो फिर तो आसान है, दो लाइनें पैरेलल है तो वो हो जाता है डायरेक्शन रेशियो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो A1/A2 तो 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू B1/B2 1/1 प्लस बीटा इक्वल्स टू C1/C2 1/2। तो ठीक है, एक बार इन दोनों को बराबर कर लें, एक बार इन दोनों को बराबर कर लें। तो अगर इन दोनों को बराबर करें फर्स्ट को तो कितना आएगा, देखो 1 प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है -2, तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा, है ना, ठीक है। और अगर इन दोनों को बराबर करें भाई तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -4, अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है -4, बीटा -3 है बेटा, तो अल्फा कितना आ जाएगा -1। हमसे वैल्यू पूछिए 2 अल्फा, तो 2 अल्फा तो -2 और 3 बीटा तो -9, तो कितना आ रहा है 11, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू 11, ठीक है। तो किसी में कैलकुलेशन ज्यादा दे देता है, किसी में कैलकुलेशन कम दे देता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डोमेन ऑफ द फंक्शन y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 2 to 6, देन द रेंज ऑफ y इज। ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेटा, डिफाइन तो करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई अल्टरनेट है नहीं। डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, इंटरवल कहाँ से कहाँ तक लेंगे, 2 से 6 लेंगे, 2 से 3 लेंगे, तब तो ये कितना हो जाएगा 2, है ना, और 3 से 4 लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, है ना, 4 से 5 लेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और अगर 5 से 6 लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब तो वैल्यू देख के आइडिया लेना पड़ेगा बेटा आपको, है ना, कि भाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा। वैल्यू डाल के निकाल लो, इंटरवल आ जाएंगे मेरे ख्याल से, है ना, और सब चारों इंटरवल आ जाएंगे और चारों इंटरवल का यूनियन लेंगे तो जो दे रखा है वो आंसर आ जाएगा, है ना, यूनियन ही लेना है आपको। तो जैसे इसमें वैसे देखना चाहें तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, है ना, और डिक्रीजिंग भी देखना चाहें तो देखें, नहीं तो भाई कंटिन्यूअस है तो वैल्यू 2 और 3 पे निकाल के देख लें। तो जैसे अगर आप 2 डालेंगे तो कितना होगा 2/5, है ना, 2/5 आएगी ना, और अगर आप 3 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/10, ठीक है, हाँ ठीक, तो ये 2/5 आ गई। इसी तरह यहाँ पे देख ले 5 या 6 में से किसी वैल्यू पे मैच कर रहा होगा ये, है ना, तो इंटरवल टू इंटरवल वैल्यू निकाल लें, यूनियन लेंगे तो जो दे रखा है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। दे रखा है ना, देखो 6 पे वैल्यू पे दे रखा है, 6 पे वैल्यू आएगी ना 6 36 5/37, ठीक है बेटा, देखो 6 पे वैल्यू आ रही है 5/37, ओपन इंटरवल दे रखा है इस पे, और 2 पे जो वैल्यू आ रही है उस पे क्या दे रखा है, क्लोज दे रखा है, करेक्ट है, हाँ तो आ जाएगा आंसर ही। और नहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के यूनियन भी लेके देख सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन भी दिए हुए हैं तो उसी से देख सकते हैं। फंक्शन तो हालांकि डिसकंटिन्यूअस रहेगा बट वो यूनियन लेंगे तो जो इंटरवल दे रखा है वो आ जाएगा, है ना। चलो ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था ज्यादा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या कह रहा है, एक वेक्टर दे रखा है a, 2y plus j minus k and b and c are non-zero vectors such that b dot c 0 and a plus b plus c equals to है a plus b minus c। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा, हमें बताना कौन सा करेक्ट है और कौन सा फॉल्स है। चलो तो फिर आ जाओ। 2y plus j minus k है एंड b and c आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट b and c डॉट जीरो है।
तो देखो ये तो दे रखा है, इसका मतलब तो वही स्क्वायर करके सोल्व करना होगा। तो अगर इसका स्क्वायर कर लोगे दोनों तरफ, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा इधर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए, और इधर करेंगे तो कितना आएगा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट सी माइनस 2 कितना आ जाएगा, देखो बी डॉट सी आ जाएगा, है ना, वेक्टर है बेटा सब जगह, है ना। तो ये सारी टर्म तो कैंसिल, तो बी डॉट सी और भी कुछ कैंसिल, इधर सारे प्लस में आ जाएंगे तो 2 माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। अब आपका ठीक है, बी डॉट सी किसके बराबर आ गया, बी डॉट सी जो है प्लस सी डॉट ए 0 आ गया। अच्छा बी डॉट सी 0 दे रखा है बेटा, तो सी डॉट ए भी कितना आ जाएगा 0। अब सी डॉट ए 0 तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर सी आ गया। अच्छा तो ये तो नहीं होगा स्टेटमेंट 2 तो, है ना, बट अभी चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट 1 भी सही है या नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 को सही करने चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लें, फिर वही इसका भी स्क्वायर करके देखो। तो अगर इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखो अगर इसका स्क्वायर करके देखेंगे तो बेटा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा ए डॉट सी, है ना, ग्रेटर देन इक्वल कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, ए डॉट सी 0 आ ही रहा है बेटा, तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट है बेटा, और क्या है भाई, लैम्डा बिलोंग्स टू आर के लिए लैम्डा स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0 कौन सा स्टेटमेंट बनेगा, ट्रू, करेक्ट है। तो ट्रू स्टेटमेंट है तो फिर ठीक है, करेक्ट है, ट्रू स्टेटमेंट है तो सही है। तो ये सही हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आ गया अपने पास, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए पैराबोला विथ फोकस -0 एंड डायरेक्ट्रिक्स कितना है, y इक्वल्स टू -12, गिवन दैट tan इनवर्स रूट एफ एक्स माइनस प्लस साइन इनवर्स रूट एफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू कितना है π/2, देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर x इज, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है इस x के लिए। चलो देखते हैं, देखो फोकस दे रखी है और डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है, तो पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हैं, किससे लिख सकते हैं, PS बराबर PM से। तो PS बराबर PM से अगर मैं पैराबोला की इक्वेशन लिखूं तो PS बराबर PM से पैराबोला की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर PS का स्क्वायर बराबर PM। PM कितना हो जाएगा, y प्लस 1/2 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/4, वाई स्क्वायर कैंसिल 1/4 कैंसिल। अच्छा ये भी पैराबोला ही बनेगा, है ना, हाँ, y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो y तो ये हो गया, फिर और क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो है ना, ये कर्व हो गया y इक्वल्स टू एफ एक्स। ठीक है, चलो ये y इक्वल्स टू एफ एक्स कर्व आ गया। अब ये कह रहा है tan इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। अच्छा ये प्रॉपर्टी बन जाएगी शायद, देखो ये tan इनवर्स रूट एफ एक्स है प्लस कितना है साइन इनवर्स रूट एफ एक्स प्लस 1 है बराबर कितना है π/2। इसको कॉस इनवर्स में बदल लो बेटा, तो कॉस इनवर्स में कितना आएगा 1 अपॉन अंडर रूट एफ एक्स प्लस 1 आ जाएगा, भाई यही तो होगा, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एफ एक्स प्लस 1 बराबर π/2। तो वो बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 कब, जब ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे सेम, और ये दोनों एंगल सेम है ना, तो ये दोनों सेम है, तो मतलब एफ एक्स प्लस
एक्स एफ एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 क्या? तो कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और सॉल्यूशन कितने आ जाएंगे? 2 आ जाएगी एक्स की वैल्यू। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपन देख रहे हैं इसमें, और अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स देख रहे हैं तो एफ एक्स प्लस एक्स, लेकिन इमेजिनरी आ रहा है यार ये। अच्छा ठीक है, ये एफ एक्स प्लस एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा, करेक्ट है। और अगर एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 और -1 आ जाएगी। एक्स की 2 वैल्यू आ जाएगी, 0 और -1। चलिए, तो यही सवाल थे 22, जितना कि हम कलेक्ट कर पाए बच्चों से, तो उसके आधार पे एक मेमोरी बेस्ड पेपर बनाया था। उम्मीद है आप लोगों को कुछ मदद तो करेगा ये पेपर। हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास, पूरे क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की कि जितनी आप लोगों की मदद कर सकें उतनी कर लें। चलिए फिर मिलते हैं शाम के पेपर के साथ फिर दोबारा। ओके बाय बेटा।